देखिए आज का टॉपिक हमारा है, पहले आपका सब्जेक्ट है व्यवसाय, ठीक है। व्यवसाय में आज का टॉपिक है आपका व्यवसायिक जोखिम, ठीक है। व्यवसायिक जोखिम क्या होता है? व्यवसायिक जोखिम देखो क्या होता है। व्यवसायिक जोखिम मीन्स व्यवसायिक जोखिम से आशय क्या होगा? लाभ या हानि होने की उस संभावना से है जिस पर कोई भी नियंत्रण नहीं होता, ठीक है। ये क्या होती है? अनिश्चित या फिर अचानक होने वाली क्या होती है? घटना होती है, ठीक, जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ पर जोखिम मीन्स ये नहीं होगा ना सिर्फ आपका हानि, यहाँ पर लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकता है, जो क्या है? अनिश्चित है, जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। पेज नंबर 154 मेरे में है ऐसा। इसमें हानि भी लाभ भी होता है बिजनेस में। हाँ, कि आप ऐसा जो रहेगा कि क्या बोले? ये बुक 11th का है। नहीं, मैं तो अध्ययन की बुक को बता रही थी। अभी व्यवसायिक जोखिम आपके ना 27 में दिया होगा, देखो बुक में 11th के बुक में मिला। मैम ये बुक 11th का है कि 12th का है? ये 11th का है, 11th का 154 है। हाँ, अध्ययन में 154 है और आपके 11th की बुक में है आपका 27, ठीक है। तो देखो इसमें आपके व्यवसायिक जोखिम के क्या क्या स्वरूप हो सकते हैं। इसमें शायद नहीं दिया है, छोटा छोटा अलग से दिया है, पहले इसको बता देती हूँ। स्वरूप क्या क्या हो सकते हैं? जैसे संपत्ति के नष्ट होने, आग लगने या सड़ने या गलने से हानि, ठीक है। इसमें तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है ना। फिर अगला है व्यवसाय के किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, या फिर अस्वस्थता के कारण आपका क्या होगा? कार्य प्रभावित होने से हानि, जैसे मेरा कल, ठीक है, तो ज्यादा दूसरा क्लास नहीं ले पाई थी, तो इससे भी क्या होता है? हानि। जैसे आपको एक दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अब वहीं पर आप अस्वस्थ हो गए तो उसकी वजह से कितना नुकसान होता है ना। फिर देनदारियों से अप्राप्त राशि, मतलब जो आपके डेटर्स है, जो आपको पैसा देने वाले लोग देनदार हैं, उनसे क्या हो गया? अप्राप्त राशि, मतलब पैसा डूब गया। फिर आपका क्या लिखा है? अपना संग्रहित माल का समय पर ना बिकने से हानि। अब आप क्या कर रहे हो? स्टोरेज करके रखे हो और किसी कारण से क्या हो गया? वो आपका सामान नहीं बिका, तो उससे भी हानि होगा। फिर अगला चोरी डकैती, प्राकृतिक आपदा से हानि, ये सब आएगा, ठीक है। इसमें अब इसकी प्रकृति क्या क्या होती है? तो प्रकृति में देखना, पहला है जोखिम अनिश्चितता का परिणाम है। तो जो जोखिम होता है, जैसे बोलते हैं ना कि कोई भी व्यापार स्टार्ट करते हैं उसमें तो रिस्क तो लेना ही पड़ता है। तो रिस्क में आप ये नहीं देखते हो कि सिर्फ आपको हानि होगा कि लाभ होगा, ये नहीं जानते। बस एक बार क्या करते हो, आप रिस्क ले लेते हो कि मुझे इतना पैसा इसमें लगाना है। वैसे सेम इसमें क्या होता है? जो जोखिम होता है ना, वो अनिश्चित होता है, ठीक। आपको खुद नहीं पता रहता कि मुझे मेरा पैसा डूबेगा या फिर इससे ज्यादा मुझे क्या मिलेगा? टर्नओवर मिलेगा ये। फिर अब इसमें देखना मानवीय अनिश्चितताएं क्या क्या हो सकती है। मानवीय अनिश्चितताएं में क्या होगा? हड़ताल, चोरी, फ्लड, अर्थक्वेक सब। एक मिनट, उसके बुक में कुछ दिया है कि नहीं उसको देखना। मानवीय के बारे में हो रहे ह्यूमन कॉजेस नहीं दिया है ये वाले बुक में 11th में, मतलब दिया है लेकिन मैं दूसरे टाइप से बता रही हूँ। इसमें एक जगह दे दिया है ना, इसलिए इसको बता रही हूँ, ठीक है। इसको भेज दूंगी अंकिता आपको, ठीक है, ग्रुप में। 11th बुक में अच्छे से दी हुई थी। हाँ दिया है, लेकिन इसमें टू द पॉइंट दिया है, उसके बाद मेथड डील करवाती हूँ। देखो पहला क्या लिखा है? जोखिम अनिश्चितता का परिणाम है, ये हो गया। तो इसमें क्या है? सभी व्यक्ति क्या है, इसमें जो भी आपका प्राकृतिक रूप से या मानवीय रूप से किसी को नहीं पता रहता कब क्या होगा, तो ये जोखिम होता है, इसमें अनिश्चित होता है। तो इसमें पहला क्या है? मानवीय अनिश्चितता है, जैसे हड़ताल हो गया, चोरी हो गया। अब हड़ताल हुआ तो देखो काम पूरा रुक जाता है, और वैसे ही आपका चोरी हो गया तो चोरी की वजह से भी आपका हानि होगा। फिर व्यावसायिक अनिश्चितता, व्यावसायिक अनिश्चितता मीन्स क्या आएगा? मांग का गलत अनुमान। जैसे मान लो मेरे पास देखने में लग रहा है, मैं गलत अनुमान लगा ली और बहुत सारा प्रोडक्शन कर दी, जबकि उसका उतना डिमांड ही नहीं था, तो क्या होगा? वेस्ट होगा कि नहीं होगा? तो इससे क्या होगा? मांग का गलत अनुमान। दूसरा है मूल्य में परिवर्तन। अब अचानक से क्या हो गया? जैसे मान लो आप कोई सामान आपको बनाने में कितना लग गया? 100 रुपए, अब अचानक से उसका मूल्य गिर के कितना रुपए हो गया? 80 रुपए।
तो आपको तो 20 रुपए एक्स्ट्रा लगा है ना इसमें, तो इससे क्या होगा, इससे भी नुकसान होगा। ठीक, फिर अगला है देखो प्राकृतिक अनिश्चितता। प्राकृतिक अनिश्चितता मीन्स क्या होगा, भूकंप, सूखा, हिमपात, महामारी, कोरोना वायरस, हिमपात, बर्फ, ओले गिरना। ठीक है, तो इससे भी क्या होगा, इससे भी क्या होता है, नुकसान होता है। ये एक प्रकार से इसमें जोखिम का दिया हुआ है। इसकी प्रकृति में देखो, इसमें अब ये वाली 11 की बुक पे देखना ना, क्या लिखा है पहला कि जोखिम का कारण क्या होता है, अनिश्चित। तो ये तो जान रहे हो कि जोखिम क्या होगा, अनिश्चित होगा। दूसरा है आपका जोखिम का प्रतिफल क्या होता है, लाभ। तो आप जब तक रिस्क नहीं लोगे तब तक आपको लाभ होगा कि लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, ये नहीं पता। लेकिन आप एक बार रिस्क लेके आगे बढ़ गए तो हो सकता है लाभ भी होगा ना, तो इसके बदले में आपको क्या मिलता है, लाभ मिलता है। फिर अगला है जोखिम से बचना कठिन। मतलब कोई भी व्यक्ति इससे क्या है, बच नहीं सकता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, इसका अनुमान बस लगाया जा सकता है, लेकिन ये अनिश्चित होता है। फिर अगला है जोखिम की मात्रा व्यवसाय के आकार पर निर्भर करती है। जैसे जो बड़ा प्रकार का क्या है व्यवसाय है, उसमें बड़ा जोखिम होगा, और जो छोटा रूप में जो फर्म या फिर जो भी व्यवसाय है उसमें क्या होगा, छोटा आपका क्या होगा, जोखिम होगा। नए व्यवसाय में जोखिम अधिक होता है। जैसे मान लो आप पहली बार कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको सच में नहीं पता कि आप कैसे, क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो नए व्यवसाय में भी क्या होता है, अधिक जोखिम। और जोखिम पर एकाधिकार प्रवृत्ति पर का प्रभाव। अब यहाँ पर क्या है, एकाधिकार प्रवृत्ति मीन्स जैसे कई तो मार्केट ऐसे होता है ना जिसमें सब में एकाधिकार होता है, मतलब अकेला उस वही बस क्या होता है, उसका विक्रेता वगैरह होता है। ठीक है, तो उस टाइम पे उसका कंपटीशन करना, उसके साथ में जो कंपटीशन करना वो क्या होता है, टफ होता है, तो इसमें ज्यादा जोखिम होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना आप लोग को। फिर देखो इसमें अब अलग अलग से दिया है, किसमें, इसमें बुक में, कि व्यावसायिक जोखिम के कारण क्या क्या हो सकते हैं। पहला है प्राकृतिक कारण। तो प्राकृतिक मतलब आपके जो नेचर से ही क्या होता है वो सब वो होगा, अनिश्चितता जो स्टार्ट होगी। तो क्या क्या है इसमें देखो, बाढ़, हवा, तूफान, भूकंप, आग, पानी, प्राकृतिक प्रकोप, ये सब। ठीक है, तो जैसे मान लो एग्जांपल में ये पूछ सकता है कि कौन सा ये किस जोखिम के अंतर्गत आता है। ठीक है, गुजरात, क्या बोले, गुजरात में हुआ था जो 26 जनवरी को हुई, एग्जांपल में आपने दिया है। कहाँ, इस मेरे बुक में दिया है एग्जांपल, गुजरात में 26 जनवरी को कुछ। अच्छा वो क्या बोलते हैं, गैस कांड जो हुआ था उसको है क्या, वो नहीं, गैस का मतलब भिलाई वाला बोल रहे हो, ये वो वाला नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ का है वो। भूकंप आया। अच्छा, ये भूकंप का है। देखो जैसे भूगर्भीय परिवर्तन दिया हुआ है इसमें, अगर कुछ ऐसे मान लो भूकंप वगैरह आया, उसमें प्राकृतिक प्रकोप या मौसम परिवर्तन, जैसे अचानक से आंधी, बाढ़, तूफान आ गया, हिमपात हो गया, सूखा हो गया, जिससे भी क्या होता है, आपका जो भी प्रोडक्ट वगैरह आप बनाए हो उसमें क्या होगा, सब वेस्ट हो जाएगा। ठीक, तो इससे भी अगर मान लो इसकी वजह से डिले भी हो सकेगा, डिले भी होगा तो भी आपको नुकसान ही होगा ना। जैसे कई लोग देखो जो कोरोना के टाइम पे काम कर रहे थे, उन लोग को घर में ही लॉकडाउन में बैठे रहना पड़ा, कितना सारा नुकसान हुआ था। तो ये सब क्या है, जोखिम ही है। फिर मानवीय कारण में आपका क्या क्या लिखा है इसमें अभी बताई हूँ, जैसे बेईमानी, असावधानी, दुर्भावना, मतलब दुर्भावना, किसी और से दूसरे से अच्छे से आप बिहेव नहीं कर रहे हो, या फिर नासमझी या ईर्ष्या, या फिर अन्य प्रकार के जो भी आपके अहित सोचना। ठीक है, तो इससे भी क्या होता है, कभी कभी हम जिसको पसंद नहीं करते उसका भी क्या करते हैं, नुकसान हो ये सोच के क्या करते हैं, उसे उस बदला लेते हैं ना, तो इससे भी क्या होता है, नुकसान हो सकता है। अब मनुष्यकृत कारण में भी आप देखें, शहर बंद करना, चक्का जाम करना, ये इससे भी क्या होता है, जोखिम होता है। ठीक, नुकसान हुआ ना। फिर बेईमानी से होता है, हड़ताल, तालाबंदी से होता है, लापरवाही से भी जोखिम होता है। कभी कभी क्या लिखा है देखो इसमें, चलते चलते रेल या मोटर से बीड़ी सिगरेट फेंक देने से असावधानी के कारण दुर्घटना हो जाती है। जैसे क्या हो गया इसमें, या फिर जहाज डूब जाना, ये सब से भी क्या होगा, लापरवाही के कारण इससे भी जोखिम होता है। फिर बाजार संबंधी जोखिम में क्या आएगा, समय संबंधी जोखिम। जैसे मान लो जिस टाइम पीरियड में आपको देना है, उस टाइम पीरियड में आपका वो माल तैयार नहीं हो पाया, तो इससे भी क्या होगा, जोखिम होगा। ठीक है, आपको पहले से ऑर्डर मिल चुका था, आप नहीं बना पाए, इसके तो कैंसिल हो गया, पैसा मिलना बंद हो गया उसमें। ठीक, या फिर हो सकता है जिस टाइम पे आप उसको क्या किए हो, ऑर्डर लिए हो, उस टाइम पे किसी भी कच्चे माल का क्या था, मूल्य कम था, लेकिन अचानक से उस कच्चे माल का मूल्य बढ़ गया। ठीक, तो इससे क्या होगा, उससे भी नुकसान ही होगा ना आपका।
जो भी आपके वो है मूल्य है उसमें उतार चढ़ाव की वजह से भी क्या होता है, नुकसान होता है। या फिर मांग में परिवर्तन से भी, जैसे आप अचानक से देखें कि किसी वस्तु का मांग एकदम बढ़ा हुआ है और एकदम धड़ल्ले से आप बहुत सारे क्या कर लिए, उत्पादन कर लिए, अब अचानक से उसका डिमांड क्या हो गया, गिर गया, तो इससे भी नुकसान होगा। आप कहाँ फिर उसको रखोगे, मतलब रखोगे प्लस कहाँ सप्लाई करोगे, ठीक। फिर अगला है ये प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति। अब इससे क्या होगा, जैसे मान लो कई सारे सेम कॉम्पिटिटर रहते हैं किसी एक व्यवसाय के, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, हम लोग प्रतिस्पर्धा करते हैं। अब अचानक से हम दोनों के दोनों क्या है, जैसे दो लोग व्यापार कर रहे हैं और दोनों सेम ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपसे क्या करना चाहती हूँ, कॉम्पिटिशन करना चाहती हूँ, तो जैसे 100 रुपए की चीज को मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर 90 रुपए में दे दूँ, ठीक। हो सकता है वो अच्छे क्वालिटी का सामान ना लगाता हो, ठीक, तो उसको 90 रुपए में से ही पड़ जा रहा होगा कि उसका लागत के बाद थोड़ा बहुत लाभ मिल जाएगा उसमें, लेकिन मेरे को लगाने में कितना लगा है, 100 रुपए उस सामान को बनाने में। तो मैं इसमें हमेशा कोई भी व्यापारी अपने प्रोडक्ट में लाभ जोड़ के ही बेचता है, किसी भी कंडीशन में वो जोड़ के ही बेचता है। तो मैं इसको अगर 90 रुपए में बेचूंगी तो ऑलरेडी मेरा लागत कितना, 100 रुपए, और उसको और 90 रुपए बेचूंगी, कितना ज्यादा मेरे को लॉस होगा। तो ये कॉम्पिटिशन की वजह से भी क्या होता है, रिस्क बढ़ता है, जोखिम, ठीक है। फिर अगला है भौतिक कारण। भौतिक कारण मीन्स क्या होगा यहाँ पर, जैसे कभी कभी अत्यधिक गैस का रिसाव हो जाता है, विस्फोट हो जाता है, ठीक, तो ये सब इसी में आएगा। अब अगला लिखा है सरकारी नीति। सरकारी नीति मीन्स क्या होगा, जो गवर्नमेंट क्या है पॉलिसीज बनाई है उसको अचानक से चेंज कर दी, जैसे अभी वेट ये सब वाला जो था ना, वो इसी में आएगा, ठीक है। फिर अगला देखो उधार विक्रय। उधार विक्रय से भी देखो, कोई भी व्यवसायी ना इसमें जितने मार्केट में कोई ऐसा व्यवसायी नहीं है जो उधार विक्रय ना करता हो, ठीक है। तो उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें उधार विक्रय करना जरूरी रहता है। तो उधार विक्रय आप किए, अब अचानक से उसे पैसा मिलना है और पैसा नहीं मिला, तो ये भी क्या हो गया, डूबा पैसा, तो इससे भी जोखिम होता है ना, ठीक। चलो, तो इतना सब है आपका क्या चीज, जोखिम के प्रकार। इसमें क्या दिया है, इसमें देखो, इसमें एक लाइन लिखा है, प्रथम सेवा तथा फिर लाभ का सिद्धांत। ये क्या बोलता है, प्रथम सेवा तथा लाभ का सिद्धांत, ये बोलता है कि जो पहले के रूढ़िवादी जो व्यवसायी थे, ठीक है, वो सिर्फ अपना लाभ कमाना उन लोग का उद्देश्य रहता था, उन लोगों को ग्राहकों के संतुष्टि से कोई मतलब नहीं था। हाँ, अब क्या बोलते हैं कि जो ग्राहक है वो क्या है, किंग है। अगर वो संतुष्ट है, वो सेटिस्फाई है, तभी आपका प्रोडक्ट क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बिकेगा, ठीक, और लोग उसको जानेंगे। तो पहले सेवा करो, उसके बाद लाभ कमाओ, ये बोलता है आज कभी का जो आधुनिक सिद्धांत है, ये बोलता है, ठीक। और सेवा मीन्स यहाँ पर क्या होगा, आपको ऐसे प्रोडक्ट या ऐसे व्यापार करना है जिससे समाज की सेवा हो सके। जैसे जिस चीज की वो मांग कर रहे हैं उसको भी दिए, तो सेवा ही हुआ, ठीक है। जैसे मान लो आप यहाँ पर सेवा मीन्स क्या होता है बताओ, तो वस्तु और सेवा में क्या डिफरेंस होता है, वस्तु और सेवा में क्या डिफरेंस होता है। वस्तु को हम छू सकते हैं, सेवा को हम छू नहीं सकते, ठीक है, टेंजिबल इंटेंजिबल, ठीक। जैसे मान लो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, तो कोई प्रोडक्ट आपको दे रहा है क्या, वो नहीं, वो सेवा प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो ग्राहक की जरूरतें हैं उसके अकॉर्डिंग आप वस्तु का उत्पादन करके आप क्या करोगे, समाज की सेवा ही कर रहे हो, ठीक है। कि जिस चीज में देखो, इंसान जो भी आपका ग्राहक है वो किसी का डिमांड क्यों करेगा, उसको जरूरत है तभी करेगा ना। अब किसी की जरूरत को आप पूरा कर रहे हो मतलब उसकी सेवा कर रहे हो, तो इसलिए बोला है यहाँ पर प्रथम सेवा फिर लाभ का सिद्धांत बोला है, ठीक है। फिर अगला सेवा द्वारा लाभ अर्जित करना। अब आप क्या करिए, अब उसका सेवा करिए ना, उसके बाद अब अपना क्या करो, उसके बाद अपना प्रॉफिट देखो, ठीक। आप ऐसे से इसमें ये भी लिखा है सेवा के बाद लाभ अर्जित करना। तो सेवा मीन्स यहाँ पर ये भी होगा कि आप ऐसे व्यापार करो, स्टार्ट करो जिसमें बहुत सारे लोगों को क्या मिल सके, रोजगार मिल सके। तो इससे क्या होगा, आपको भी लाभ होगा, और प्लस क्या होगा, जो प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय इससे भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, समाज का सेवा हुआ ना, लोगों का जीवन स्तर भी बढ़ेगा उससे,
कि जिस जो आपके क्या थे, बेरोजगार थे, उन लोगों को रोजगार मिलेगा, तो इससे भी क्या होगा, समाज का सेवा होगा। ठीक। अब इससे रिलेटेड आप लोग को मैं इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भेजूंगी, आप लोग मेरे मैसेज करना कोई एक क्षण, ग्रुप में मैसेज कर देना, अंकिता आप करना, ठीक है। मैम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भेजने वाले थे, ये मैं भेजूंगी इसको, ठीक है। भी इसके पीछे क्वेश्चन है मैम, इस पे आप लोग में भी दिया होगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज। कौन सा? ये हाँ बुक में ही दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। इसमें हम लोग को नहीं दिया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या नहीं हो सकता बोला है ना, इसमें आंसर भी नहीं दिया है। नहीं दिया है। इसमें प्रोडक्टिविटी ये तो होना चाहिए, ठीक है, इनोवेशन भी होना चाहिए, और आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। हाँ, इन्वेस्टमेंट करना कोई ऐसा थोड़ी हाँ, बिजनेस नहीं है, बिजनेस नहीं है ना, ठीक है, इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये वाला यहाँ तक समझ में आया। अब नेक्स्ट क्या दिया है, वही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नया टॉपिक है। हाँ, देखो जोखिम की बात क्या दिया है इसमें, देखो तो संगठन, हाँ यही एकल स्वामित्व और एकाकी व्यापार, ये दिया है आप लोग का। नेक्स्ट, तो व्यावसायिक संगठन के प्रारूप, एकाकी व्यापार हो गया, ये सब के बारे में दिया हुआ है, तो चलो पढ़ते हैं। इसमें एकाकी व्यापार देखो आप लोग का यूनिट सेकंड में ही लिखा है ना, बुक में 11th के व्यावसायिक संगठनों का स्वरूप, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या होगा कि जो आपका व्यावसायिक संगठन कितने प्रकार से होता है, यही इसमें बताया गया है। ठीक, तो देखो जो आपका एक वो व्यावसायिक संगठन में क्या क्या हो सकता है, एकल स्वामित्व, पहले लिख देती हूँ मैं, व्यावसायिक संगठन, ठीक है, जिसमें फर्स्ट है आपका एकल स्वामित्व। ठीक, एक एक करके पढ़ेंगे सब। अब मैं इसमें जो बता रही हूँ अभी, आज मैं इसको बताऊंगी एकल स्वामित्व को। दूसरा है आपका अविभाजित पार्टनरशिप इसमें आएगा मैम। हाँ, हिंदू परिवार, ठीक है, अनडिवाइडेड जो आपका हिंदू फैमिली है आपका, HUF, वो आपका इसमें आएगा। फिर थर्ड आपका क्या आएगा, साझेदारी। फिर आपका आएगा फोर्थ आएगा कंपनी। फिर आपका फिफ्थ, हाँ बस इतना ही है, कंपनी का थ्योरी लिखने में मजा आता था, लेकिन इसमें इसका जीएसटी में अच्छे नंबर आते थे। तो देखो इसमें आपके जो व्यवसाय होता है वो कितने तरीके से होगा, एक तो एकल स्वामित्व, दूसरा अविभाजित हिंदू परिवार, तीसरा है आपका साझेदारी, और चौथा आपका कंपनी। इतने प्रकार से आपका क्या हो सकता है, व्यवसायिक संगठन हो सकता है। तो देखो एकल स्वामित्व, नाम से ही पता चल रहा है, उसका स्वामी क्या होगा, कोई अकेला व्यक्ति होगा, जिसको बोलते हैं एकाकी व्यापार। क्या बोलते हैं इसको, एकाकी व्यापार, ठीक है। तो देखो यहाँ से एकाकी व्यापार भी क्या होगा, इस बुक में नहीं दिया है क्या, ये दिया तुम्हें। एकाकी व्यापार में सिंपल वही होगा, जिस व्यापार का स्वामी कोई अकेला व्यक्ति होता है, जो क्या करता है, पूरा जोखिम वहन करता है और वही साहस दिखाता है व्यापार को स्टार्ट करने का। ठीक, तो ये क्या कहलाएगा आपका एकाकी व्यापार। इसके अंतर्गत एक ही व्यक्ति व्यवसाय करता है और स्वयं ही समस्त प्रकार की क्या लगाता है, पूंजी लगाता है।
ठीक है, तभी तो एकल व्यापारी कहलाएगा ना। और जो भी लाभ हानि आएगा वो अकेला व्यक्ति क्या करेगा, वहन करेगा, और व्यवसाय के जितने भी दायित्व होंगे उसको ही भी क्या करेगा, वो पूरा का पूरा वही चुकाएगा। ठीक, एक तो एकाकी व्यापार में क्या हो, फिर से बोल रही हूँ आपको, एकाकी व्यापार में स्वयं एक व्यक्ति क्या लगाएगा, पूंजी लगाएगा, लाभ अकेला उसी का होगा, दायित्व अकेले उसी के होंगे। ठीक है ना, तो ये कहलाता है आपका एकाकी व्यापार। चलिए देखिए इसमें एकाकी व्यापार की विशेषता क्या होती है। पहला लिखा है देखो, एकल स्वामित्व या प्रबंध। तो जो एकाकी व्यापार का स्वामी होता है और अकेले क्या करता है, व्यापार का स्वामी होगा, प्लस जो भी मैनेजमेंट होंगे उसको कौन करेगा, अकेला। फिर अगला है असीमित दायित्व। जो एकाकी व्यापार है उसका दायित्व क्या होता है, असीमित। और उसके बाद तीसरा है आपका ऐच्छिक प्रारंभ या ऐच्छिक समापन, क्योंकि वो अकेला ही बंदा है, अगर उसको लगेगा तो चलाएगा अपने व्यवसाय को आगे, और नहीं रहेगा तो क्या करेगा, नहीं चलाएगा। फिर अगला है सीमित कार्य क्षेत्र। अब जो एकाकी व्यापारी है उसका क्या होगा, क्षेत्र क्या होगा, सीमित होगा। इसलिए सीमित होगा क्योंकि अकेला है, कितने हद तक बाहर काम कर सकेगा, नहीं कर पाएगा ना, एक क्या होगा, लिमिटेशन होगा कि ज्यादा वो अपने व्यापार का विस्तार नहीं कर पाएगा। फिर अगला है देखो, पूंजी पर एकाधिकार। इसमें क्या होगा, जो भी पूंजी लगता है आपके व्यवसाय में, पूंजी मीन्स क्या होता है, जो व्यापार स्टार्ट करने के टाइम आप क्या करते हो, उसमें जो पूंजी लगाते हो वो आपका क्या कहलाता है, पूंजी, सॉरी पैसा लगाते हो। पैसा में यहाँ पर सिर्फ रोकड़ बस नहीं बोलोगे, रोकड़ हो चाहे मशीन भवन जो भी हो, जो स्टार्टिंग में व्यापार स्टार्ट किया उस टाइम पे जो भी चीज आप लगाए हो उस व्यापार में, वो पूंजी कहलाता है। तो ये सब चीज पर किसका अधिकार होता है, जो एकल स्वामित्व का अधिकार होता है, वही क्या करेगा, स्वयं खर्चे करेगा जो भी आएगा वो। फिर अगला है स्वामी और उसके स्वामी, सॉरी व्यवसाय और स्वामी में अंतर नहीं। इसलिए पॉइंट लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्वामी और व्यवसाय में अंतर नहीं। क्यों लिखा है ये, जो एकल व्यापारी का जो भी पूंजी इस व्यवसाय में लगा है ना, अगर वो उसके व्यापार को हानि हुआ तो उसका पूर्ति कौन करेगा, इसका स्वामी करेगा। लेकिन वहीं पर एक जो क्या है, फर्म है, ठीक है, तो फर्म को हानि और साझेदार को क्या है यहाँ पर हानि। जैसे मान लो अगर कोई कंपनी है, कंपनी वाले में पढ़े थे आप लोग, याद करना, कंपनी और कंपनी का, सॉरी कंपनी और कंपनी के सदस्यों का क्या है, अस्तित्व क्या होता है, भिन्न होता है। ये क्या बोलता है, अवधारणा बोलता है। कौन सा, व्यवसाय की अवधारणा ये बोलती है कि लेखांकन की अवधारणा में पढ़े हो कि नहीं, याद करो, जो व्यापार का स्वामी और प्लस व्यापार, ये दोनों क्या होते हैं, अलग अलग। ठीक है, कि जो व्यापार का हानि हुआ है वो उससे आप किसको नहीं कवर कर पाओगे, स्वामी से पूरा कवर नहीं करोगे। ठीक है, तो इन दोनों का क्या होता है, अस्तित्व क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे मान लो फर्म है, फर्म, जैसे फर्म का एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ पर फर्म है, अब यहाँ पर 4 साझेदार है, ठीक है, 4 साझेदार है। अब क्या होगा, यहाँ पर चारों के चारों क्या हो गए, निकल गए, फिर भी ये फर्म रहेगा ही, क्योंकि और इसमें कोई दूसरा आ सकता है। क्योंकि आप लोग देखना डिफरेंस में मैं आप लोग को बोली, उसमें अभी आएगा आगे तो उसमें बताऊंगी। फर्म का विघटन और साझेदारी का विघटन अलग होता है। साझेदारी का विघटन मीन्स क्या होता है, सिर्फ साझेदार लोग अलग हो रहे हैं, बंद कर रहे हैं, आपका जो फर्म है वो बंद नहीं हो रहा है। लेकिन फर्म का विघटन मतलब साझेदार का भी विघटन है। जब ये आपका व्यापार ही नहीं रहा तो साझेदार कैसे रहेंगे, लेकिन साझेदार नहीं है तो दूसरा आ सकता है, फर्म बंद नहीं होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लास्ट पॉइंट लिखा है कि व्यवसाय और उसके स्वामी में अंतर नहीं होता। इसलिए अंतर नहीं होता क्योंकि उसका अकेला स्वामी होता है। ठीक है, सब जोखिम उसी का वहन करना है, इसलिए व्यापार और स्वामी एक ही होते हैं उसमें। अब देखो इसमें आगे क्या लिखा है कि कौन सा पॉइंट है बच्चा इसमें, वैधानिक औपचारिकताओं से मुक्ति। तो जो ना एकल व्यापारी होता है उसको ना क्या होता है, वैधानिक औपचारिकता जो होता है ना वो सबसे क्या होता है, मुक्ति मिलता है। ठीक है,
उसके लिए सिर्फ क्या होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए और संविदा करने में सक्षम होना चाहिए, बस इतना ही आवश्यकता होता है। ठीक है, कि वो 18 साल का हो और संविदा करने में मतलब उसका मानसिक स्थिति वगैरह सब सही हो। ठीक है, बस इतना ही दिया है। अब इसमें बहुत सारा, इसमें देखना तो एकाकी व्यापार की वैधानिक स्थिति, इसको देखते हैं 2 मिनट देखना। एकाकी व्यापार की वैधानिक स्थिति, पहला क्या लिखा देखो, अनुबंध की क्षमता। अनुबंध की क्षमता मतलब जो एकाकी व्यापार का स्वामी है उसमें क्या होना चाहिए, अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए, मतलब वो 18 साल का होना चाहिए, प्लस उसका क्या रहना चाहिए, वो पागल और दिवालिया घोषित ना हो, वो व्यक्ति बन पाएगा। फिर कर संबंधी नियमों का पालन, जो भी उस क्षेत्र में वो काम कर रहा है वहाँ के जो भी कर के संबंधित नियम है, जो स्थानीय, राज्य या केंद्र में जो भिन्न भिन्न लगते हैं, वो सब में क्या होगा, ये सब इसमें लगेगा कर। ठीक, और अगला है दिवालिया अधिनियम। इसमें क्या है कि अगर कोई एकाकी व्यापार के ऋण के भुगतान न करने की दशा में जब उसके द्वारा न्यायालय में स्वयं को दिवालिया घोषित कराने की अर्जी दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा उसकी संपत्ति और दायित्व की जांच के पश्चात ही उसे क्या किया जाता है, दिवालिया घोषित किया जाता है। क्या होता है दिवालिया मीन्स, जब किसी व्यक्ति के दायित्व उधार ज्यादा रहते हैं, जिसको उसकी संपत्ति को भी बेचने पर भी उतना क्या नहीं हो पा रहा है, पूरा नहीं हो पा रहा है, तो इस स्थिति में क्या होता है, न्यायालय उसको दिवालिया घोषित कर देता है। ठीक, तो जैसे मान लो मैं यहाँ पर एकाकी व्यापारी हूँ, अब मेरा इतना ज्यादा बाहरी क्या हो गया, लोन हो गया, मैं इसको चुका नहीं पा रही हूँ अपने जितने भी एसेट्स वगैरह बेच के, तो मैं अपने से जाऊंगी अपने इच्छा से कि सर मेरे को मतलब न्यायालय में कि मुझे क्या कर दो, दिवालिया घोषित कर दो। ठीक है, फिर अगला है देखो, अनुज्ञा पत्र की प्राप्ति आवश्यक। ठीक है, अनुज्ञा पत्र मीन्स यहाँ पर ये होगा, हाँ, अब कोई भी व्यापार स्टार्ट करने से पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा। आप लोग देखे ना, छोटे छोटे जो ऐसे ठेले वगैरह भी रहते हैं ना पास में, उन लोग को भी यहाँ नगर निगम वगैरह से लाइसेंस लेना पड़ता है, उस जगह पे हमें काम करना चाहते हैं। ठीक, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लाइसेंस लेने की अनिवार्यता होती है। ठीक है ना, चलिए तो इसके आगे फिर पढ़ेंगे कल। ठीक।